Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing good. In my last video, we have discussed that what are the essentials of English essay और किन चीज़ों के ऊपर एग्जामिनर हमको इवेलुएट करता है। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट योर एसे शुड लुक लाइक अकॉर्डिंग टू द एफपीएससी गाइडलाइंस। हम लोग ये देखेंगे कि एसे के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है किसी एसे के, और एसे के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सो वॉच द वीडियो टिल एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू लर्न द थिंग्स दैट यू हैव नेवर लर्न बिफोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि एफपीएससी ने हमें क्या बताया हुआ है कि उनके अकॉर्डिंगली इंग्लिश ऐसे को कैसा लगना चाहिए। सबसे पहले वो हमें ये कहता है कि जो भी आपने ऐसे की स्टेटमेंट चूज की है उसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट इंक्वायरी सेट को आपने आंसर करना है इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग डेटा दैट इज कॉम्प्रिहेंसिवली इंपॉर्टेंट टू द थीम। यानी कि आप लोग एग्जैक्ट इंक्वायरी सेट के ऊपर जाएं, उस चीज को आंसर करें जो कि उस चीज का पर्टिकुलर एरिया है, बजाय इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को डिस्प्ले करें जो कि उस थीम के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव एक लाइक आपकी आउटलुक दे रहा हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस उसके ऊपर दे रहा हो। हमने उस चीज की कॉम्प्रिहेंशन नहीं करनी, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने क्या करना है, एग्जैक्ट इंक्वायरी सेट के ऊपर जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने टॉपिक आया कि इलिटरेसी एंड सॉरी डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। अब अगर हम लोग ये करें कि हम उसके थीम के ऊपर बात करना शुरू कर दें, हम कॉम्प्रिहेंसिवली डेमोक्रेसी को डिस्कस करना शुरू कर दें और एग्जैक्ट इंक्वायरी सेट को जिसमें उसने डेमोक्रेसी और इलिटरेसी की बात की है उसको हम छोड़ दें, तो इसका मतलब ये है कि हमने ऐसे जो लिखा है वो हमने ठीक नहीं लिखा। उसके बाद कहता है कि हैव अ रीजनेबल कॉन्टेंशन और पॉइंट ऑफ व्यू एज द एग्जामिनर नोज फ्रॉम द स्टार्ट व्हाट द कैंडिडेट मीन्स टू स्टेट एंड कैन फॉलो द एडवांसमेंट ऑफ हिज हर कॉन्टेंशन ऑल थ्रू द essay। यानी कि आप क्लियरली इंडिकेट करें, क्लियरली बताएं, क्लियरली अपना स्टांस और स्टैंड जो है वो वहां पर कन्वे करें एग्जामिनर को कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कॉन्टेंशन है, क्या आपकी इसके ऊपर टेक है, क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, जो भी आपका स्टांस है उसको बिल्कुल आपने क्लियरली वहां पर इंडिकेट कर देना है। कोई भी आपने बीट अबाउट द बुश नहीं करनी, आगे पीछे की बात नहीं करनी, कोई आपने ऐसी बात नहीं करनी जिसके अंदर ऐसा ऐसा करके आप टॉपिक को एक्सपोज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट स्टांस बताएं, डायरेक्टली हिट द बुल्स आए, और उसके बाद आपने अपने उसी चीज के ऊपर आगे एडवांसमेंट करनी है, आगे पीछे की बातें नहीं करनी, उसी चीज उस स्टांस को जो आपने लिया है, जो आपने अपने ऐसे के स्टेटमेंट को आगे बढ़ाना है, वो आपने उसी चीज को बढ़ाना है, आगे पीछे की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। You must be critical and analytical, clarifying why something is critical instead of basically depicting what scholars have said। देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातें नहीं करनी, दूसरों का नॉलेज लाकर यहाँ पर आपने इलेबोरेट या एक्सप्लेन नहीं करना, आपने अपनी एक क्रिटिकल और एनालिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बात करनी है। आपने बताना है कि आप क्यों समझते हैं कि फलां चीज जो वो क्रिटिकल है, बजाय इसके कि आप ये कहें जी फलां बंदे ने ये बात की हुई है, आपने वो बातें नहीं कोट करनी, आपने अपना एनालिसिस देना है। यू मस्ट प्रोवाइड रीजंस इन व्यू ऑफ साउंड प्रूफ टू हैव द प्राइमरी कॉन्टेंशन। देखें जो भी आपने अपना स्टांस लिया है उस चीज को प्रूफ करने के लिए आप रीजंस देंगे, उसके लिए आप साउंड प्रूफ देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है, तो आप उसकी रीजंस प्रोवाइड करेंगे कि क्यों फेल हो चुकी है। उसमें आप बताएंगे कि जी हमारे सामने ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फेल हो चुकी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपके इलेक्शन जो है वो रिजिड है, सॉरी आपके रिगिड इलेक्शन हैं। इसके अलावा आपकी जो पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, लोगों अवाम की जो आवाज है उसको ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लोगों की आवाज को नहीं सुना जाता। जो इंग्रेडिएंट्स और डेमोक्रेसी है वो हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, लोगों का रूल नहीं है, रूल ऑफ द फ्यू है। इस तरह की बातें हम करेंगे तो हमने रीजन प्रोवाइड करनी है, उसका हम साउंड प्रूफ दे रहे हैं सारा। सो बेसिकली दिस इज व्हाट एक्चुअली योर एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। जो भी आपकी एग्जामिनर आपसे बहुत जगहों पे, हमने जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोहेजन और कोहेरेंस की बात करता है, सिमिलरली ये बात याद रखिएगा कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे एक गुड पैराग्राफिंग चाहता है। गुड पैराग्राफिंग में वो ये चाहता है कि जो प्राइमरी कंसर्न है आपके हर पैसेज का उसको आप अनमिस्टेकेबली प्रेजेंट करें। It means that if you are talking about one particular aspect of your outline in the form of a paragraph, तो आपने क्या करना होगा कि आपने उस पैराग्राफ के अंदर जो प्राइमरी कंसर्न है जो कि आपने अपनी आउटलाइन के अंदर प्रेजेंट किया है उसको आप उस पैराग्राफ के अंदर कंप्लीटली और अनमिस्टेकेबली प्रेजेंट करेंगे। उस सेक्शन के अंदर आपने सेंसिबली बाकी चीजों के साथ उसका फॉलो अप बनाना है। मीन्स कि देखें फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग डाउन एन ऐसे, और उस ऐसे के अंदर आपने पैराग्राफ जो है वो बनाया, उस पैराग्राफ को जो आने वाला पैराग्राफ होगा वो
उसको कॉम्प्लीमेंट करे, वो उसको सेकंड करे, मीन्स कि बात से बात निकल रही हो, एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। एक पैराग्राफ जहाँ पर आपका खत्म हुआ है तो अगला पैराग्राफ उसकी स्टार्टिंग जो है वो दूसरे की एंडिंग के साथ जुड़ी हुई हो, ताकि आपकी कोई फ्रेगमेंटेशन उसमें नजर ना आए। ये ना लगे जी आपने ऊपर जो बात की है वो कहीं पर है और दूसरी बात जो है वो कहीं पर है। सो यू मस्ट नॉट बेसिकली डू एनीथिंग लाइक दैट। उसके बाद आप अपने ऑल्टरनेट पॉइंट्स ऑफ व्यू को इवेलुएट करेंगे। What does evaluating alternate point of view means? It means that you weigh up the relative worth or importance of various perspectives or speculation, assessing the key contentions and proof for these, and clarifying why one lot of contentions, reasons or proof is more persuading than others. देखिए आपने ये बात की कि जी मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। अब देखिए जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो अवेलेबल होंगे। तो आपने जो अपना ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू देना है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, उसकी वर्थ और इम्पोर्टेंस आपने दूसरों की निस्बत जो है वो एक्सप्लेन करनी है, असेस करनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ऑलरेडी एक स्टैब्लिश बात है, अगर हम लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, आप उसके ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आते हैं, आप कहते हैं नहीं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपने इस बात को, इस पर्सपेक्टिव को प्रूव करना है और उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को भी प्रूव करना है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं आगे, तो हमें ये नजर आता है कि refer to speculations and way of thinking important to the inquiry, showing a comprehension of the criticalness of these to the subject। यानी कि आपने ये देखना है कि जो भी आपकी स्पेक्यूलेशन है, जो भी आपका तरीका कार है इंक्वायरी को एड्रेस करने का, आपके रेलिवेंट चीज़ों को एड्रेस करने का, उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन नज़र आनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्रिटिकलनेस की। इसके अलावा आपने इसमें रेफरेंसेस ऐड करने हैं, जहाँ पर भी हो आपको ज़रूरत वहाँ पे रेफरेंसेस ज़रूर ऐड करें। और इसमें उसने ये बात नीचे लिख भी दी है कि नेम्स एंड डेट्स, यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को एज़ यू हैव टू मेंशन समथिंग इन द फॉर्म ऑफ द डेट कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरा के अंदर ये बात हुई, तो आप उसके रेफरेंसेस को बोल्ड करके वहाँ पे रेफरेंसेस इंक्लूड करें। इसके अलावा हमें आगे हमारे एग्जामिनर ये भी बताता है कि हाउ टू शो डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल आइडियाज। देखिए एक चीज होती है कि आपने एक जेनेरिक बात की और एक चीज है कि आपने स्पेसिफिक बात की। आपको दोनों के दरमियान के डिफरेंस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात करनी है तो हाउ यू बेसिकली हैव टू एग्जाम्पलीफाई इट, हाउ यू हैव टू आर्टिकुलेट इट, हाउ यू हैव टू प्रूव इट। और जनरल आइडियाज तो ऑफकोर्स वो होते हैं जो कि हर बंदा सोच रहा होता है, बट आपने हमेशा जनरलाइजेशन की बात नहीं करनी। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक बिकॉज यू आर पर्टिकुलरली यू नो एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक इशू। उसके बाद पैराग्राफ ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पैराग्राफ ट्रांजिशन के अंदर आपने करना ये होता है कि जहाँ पे आपका एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, आप अगले पैराग्राफ को इस तरह से लिखें कि वहां पे कॉन्टिन्यूटी शो हो, वहां ट्रांजिशन शो हो। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ खत्म कर दिया तो अगले पैराग्राफ में कोई ऐसा कनेक्टर यूज करें, सिमिलरली, मोर ओवर, नॉनदलेस, ऑन द अदर हैंड, ऑल्सो, ऑल्सो, ऑल दो, इस तरह के आपने कनेक्टर्स यूज करने हैं ताकि एक ट्रांजिशन, एक कॉन्टिन्यूटी हमें नजर आए। तो पैराग्राफ ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका एग्जामिनर आपसे ये भी चाहता है कि आप जो भी बात करें वो पर्टिकुलर हो। यू मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर, इट इनकॉर्पोरेट्स ओनली द डेटा एंड डिटेल दैट इज मोस्ट एप्लीकेबल टू रिस्पॉन्डिंग टू द इंक्वायरी एंड फॉरगेट्स अबाउट लेस इंपॉर्टेंट मटेरियल। याद रखेंगे आपने उन चीजों के बारे में बात नहीं करनी जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने उन चीजों, उन डेटा, उन फैक्ट्स को, उन फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करना है जो आपकी पर्टिकुलर इंक्वायरी का मतलब यहाँ पे आपके एसे का टॉपिक है, जो कि आपने उस पर्टिकुलर एसे टॉपिक को एड्रेस और रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको चाहिए। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, आगे पीछे की फालतू डिटेल्स के ऊपर बात नहीं करनी। उसके बाद आपके एग्जामिनर ये भी कहते हैं कि आपको कंपोज होने की जरूरत है। यहाँ पर उसने जो वर्ड यूज किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी कंपोज अनमिस्टेकेबली एंड टू द पॉइंट विदाउट वेफिल। कोई नॉनसेंस बातें नहीं करनी, रीइटरेशन, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, स्टूपिडियस स्पेक्यूलेशंस, यानी आपकी अगर लगता है कि जी ये मेरी स्पेक्यूलेशन है और वो बड़ी ऑर्डिनरी सी है, बड़ी इस तरह की है कि इट इज लाइक सॉर्ट ऑफ नॉट एक्सेप्टेबल, तो दैट शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से आपकी सुपरफ्लूअस लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए और इंडिविजुअल टेल्स नहीं होनी चाहिए। इसमें अपने एक्सपीरियंसेस की बातें आप मत करें। हमेशा याद रखें कि जो ऐसे होता है इट्स अ डिबेट। डिबेट में हमेशा वही बंदा विन करता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फिगर्स होते हैं, जो आगे पीछे की बातें नहीं करता, अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी मर्जी की बात नहीं करता, बल्कि वो एक चीज को लॉजिकली प्रूव करता है, लॉजिकल रीजंस के थ्रू करता है। और दूसरा यहाँ पर जैसे कि एग्जामिनर ने भी कह दिया कि सुपरफ्लुअस लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप सिंपल वकैब के साथ, सिंपल एक्सप्रेशन के साथ सिंपल बात करें, कन्वे करें, अपने स्टांस को कन्वे करें। बहुत मोटे मोटे लफ्ज आप बेशक चूज ना करें और हमेशा राइट यूज करें। अगर किसी चीज का यूज आपको नहीं आता तो डू नॉट गो फॉर दैट। जस्ट ओनली कि आपने उसको बताना है कि जब मैंने बहुत पढ़ा है, मेरे पास बहुत जो है वो वोकैबुलरी है। उस केस के अंदर आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कहते हैं कि
आपने जो है वो ज़्यादा की तलाश में थोड़े से भी चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आपने इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना, अपने वोकैब को, अपने एक्सप्रेशन को सिंपल रख के और राइट यूज़ ऑफ इडियम्स जहाँ पर भी करें, राइट यूज़ ऑफ इडियम्स करें। सो कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? कैंडिडेट को जिन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उसके अंदर हमेशा ये आपको फॉलो करना चाहिए कि आपने रेलेवेंस आपके आपके एसे में हो, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो। हम स्ट्रक्चर ऑफ एसे के ऊपर भी वीडियो आ रही है। आपने आर्गुमेंट्स को हैंडल कैसे करना है और आपने आर्गुमेंटेटिव कैसे होना है। काउंटर व्यूइंग ऑफ द आर्गुमेंट बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक आर्गुमेंट दिया है तो उसका काउंटर व्यू भी दें। इसी तरह से आपने सुपरफ्लुइडिटी को जिसमें हम कहते हैं जी वो वाले वर्ड जो बहुत मोटे-मोटे लफ्ज़ हैं उनको अवॉइड करें। इंग्लिश जो भी आप यूज़ करें फिगरेटिव और मेटाफोरिक होनी चाहिए। आपने अगर मेटाफोरिक आप इंग्लिश यूज़ करें तो इट इज़ वेरी गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक अ किंग विदाउट अ क्राउन। तो हमने यहाँ पे मेटाफर यूज कर लिया किंग और क्राउन का। फिगरेटिव होना चाहिए। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू पिच योर बायस। अगर आपको ये लगता है कि आप जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं या उसका किसी चीज का कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो यू मस्ट नो कि आपने अपने बायस को वहां पे रिफ्लेक्ट किस तरह से करना है। इसके अलावा स्पीरियस आइडियाज को बिल्कुल अवॉइड करें। रैंडम आइडियाज नहीं होने चाहिए। सो कैंडिडेट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स इन योर एसे, ताकि आपका ऐसे बिल्कुल वैसे हो जिस तरह से कि आपके एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर और जिस तरह से एफपीएससी की गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक एंड थैंक यू सो वेरी मच।